पढ़ेंगे इतिहास पार्ट 3 जो है भारत में राष्ट्रवाद। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ये आपके बोर्ड के एग्जाम में महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस पार्ट से बहुत ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, ये जो मैंने प्रश्न लिया है ये 1 नंबर वाले प्रश्न है जो कि एमसीक्यूज की तरह पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको एक प्रश्न दिया जाएगा और जिसमें कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो प्रश्न है वो कह रहा है कि रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था, यानी रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1919 ईस्वी में। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि महात्मा जो गांधी है, महात्मा गांधी भारत कब आए थे, कहां से, दक्षिण अफ्रीका से। तो वो हो जाएगा हमारा 9 जनवरी 1915 में, इसलिए 9 जनवरी को ही क्या भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहां हुआ था। तो वो हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए क्या है। चौथा प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है इंग्लैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था। तो बगानों में जो काम करने वाले मजदूर थे, ठीक है, जो बगानों में काम करने वाले क्या थे, मजदूर थे, एक्ट के तहत बिना इजाजत बगान से बाहर की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो बगानों में काम कर रहे थे बिना इजाजत के वो कहीं भी बाहर नहीं जा सकता था, वही है इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर जो 5 है, देखिए वो क्या कह रहा है, महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन कब और किस घटना से वापस ले लिया। तो देखिए असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा घटना ने गांधी जी को बहुत ही भिक्षु बकरिया, जिसमें भारतीय क्रांतिकारियों ने चौरी चौरा पुलिस स्टेशन पर आग लगा दिया था। कब, 1922 में, तारीख था 5 फरवरी 1922, जो ये कहां है, उत्तर प्रदेश में है, चौरी चौरी घटना। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने क्या किया था, असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7वां आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहे खिलाफत आंदोलन कब और किसके द्वारा शुरू किया गया। जो खिलाफत आंदोलन है किसके द्वारा, तो यहां पे देखिए 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली ने ये खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी विचारधारा लाने वाले 2 नेताओं के नाम बताइए। ठीक है, कांग्रेस में समाजवादी विचारधारा, ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा वाले जो नेता थे वो थे हमारे, एक था जवाहरलाल नेहरू और दूसरा था सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है वो है महात्मा गांधी द्वारा किसानों के पक्ष में आयोजित किए गए 2 मुख्य सत्याग्रहों के नाम बताइए। तो महात्मा गांधी ने बिहार में एक सत्याग्रह किया था जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। कौन सा, चंपारण सत्याग्रह, जो किसानों के सहयोग के लिए सत्याग्रह आरंभ किया गया था, किसानों के हित के लिए। ठीक है, समझिए। चलिए अगला देख लीजिए क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है, यहां पे देखिए कि उग्र खेती प्रणाली के विरुद्ध प्रेरित था जो महात्मा गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। गुजरात के खेड़ा जिला के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह किया गया, जो फसल न होने के कारण भी प्लेग और महामारी के कारण भू राजस्व नहीं दे सके थे। यानी कि उस समय क्या हुआ था कि गुजरात के खेड़ा जिला में जो था तो किसानों को, और यानी कि खेती नहीं हुआ लेकिन फिर भी अंग्रेज कह रहे थे कि आप हमें कर दो, तो उसके विरुद्ध भी आंदोलन किया गया था। ठीक है, अगला देख लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न यहाँ पे गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए और राष्ट्रीय आंदोलन में गदर पार्टी क्या भूमिका था। तो यहां पे देखिए जो गदर पार्टी की जो भूमिका था वो देख लीजिए कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, देखिए रास बिहारी बोस, लाला हरदयाल, मैडम कामा और राजा महेंद्र प्रताप। ठीक है, इस पार्टी के नेताओं ने विदेशों में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध, ठीक है, अंग्रेजी सरकारों के विरुद्ध जनमत तैयार किया और गदर पार्टी के प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है। भारतीय नेताओं के 1919 में रोलेट एक्ट के विरोध करने के क्या कारण थे। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो भारत में जो ये अंग्रेजों ने 1919 रोलेट एक्ट पास किया, तो जो भारतीय लोग थे उन्होंने इसका विरोध क्यों किया, क्या कारण था विरोध करने का। तो इसमें देखिए क्या कारण था, सबसे पहले जान लेते हैं कि ये रोलेट एक्ट क्या था। तो यहां पे देखिए कारण यह था कि इस कानून ने अंग्रेजी सरकार को यह शक्ति दे दी थी, यानी कि ये तो एक जो रोलेट एक्ट था ये अंग्रेजी के कानून था और उन्होंने ये शक्ति दिया कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे। मतलब यह है कि भारत में अगर कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है या कुछ सफाई दे रहा है तो उसको कुछ बिना कुछ किए ही उसको जेल में डाल दो। ये था 1919 के रोलेट एक्ट में प्रावधान। ठीक है, दूसरा यह था कि यह कानून भारतीयों को उत्पीड़ित करने इस उद्देश्य से लगाया गया था। ठीक है, यानी कि उसके लिए किसी वकील, दलील और अपील की अनुमति नहीं थी। यानी कि आप अगर आपने कुछ किया है या नहीं किया है तभी भी आपको जेल में डाल देंगे और आपको कोई भी अपील कोई भी दलील देने का भी आपको प्रावधान नहीं था। यानी कि अगर उन्होंने आपको पकड़ लिया, जेल में डाल दिया तो आप जेल में ही रहो। ठीक है, अब यहाँ पे तो अंग्रेजी शासन रोलेट एक्ट लाकर स्वतंत्र ग्रामीण लहर को दबाना चाहते थे। यानी कि जो आपकी स्वतंत्रता है, जो आप अभी कोई बोलने की अगर स्वतंत्रता है, अगर आप किसी को बोल पा रहे हैं तो वो चीज बिल्कुल वहां पे नहीं था। ठीक है, अगला देखिए, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया। अब देखिए साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया, तो यहां पे देखिए क्या है कि भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किए जाने के निम्नलिखित कारण थे। क्या क्या कारण थे, पहला देख लीजिए। इस कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। जो साइमन कमीशन थे 1927 में बना था और 1928 में भारत में आ गया था। इसका विरोध करने का कारण यह था कि
जो सैमन कमीशन में थे, भारत के एक भी लोगों को शामिल नहीं किया गया था। यानी कि मान लीजिए कि आपको हित के लिए मैंने कानून बनाया या सरकार ने बनाया और आपकी कुछ राय लिया ही नहीं, तो कानून तो सही से बना ही नहीं होगा। तो ये सबसे कारण था सैमन कमीशन का विरोध का। दूसरा कारण देखिए क्या है, इस कमीशन में धाराओं में भारतीय को स्वराज दिए जाने की कोई जिक्र नहीं थी। यानी कि भारत का जो स्वराज है ना, इसमें कोई भी जिक्र नहीं था। अगला देख लीजिए क्या है प्रश्न नंबर यहाँ पर, अंग्रेजों द्वारा सैमन कमीशन को लाने का क्या उद्देश्य था। यानी कि आपने तो जाना कि भारत ने विरोध क्यों किया सैमन कमीशन का, इसलिए किया क्योंकि भारत का कोई भी सदस्य उसमें नहीं था और ये पूरा प्रयास था कि भारत को नागरिकों को स्वराज नहीं दिया जाए। अगला प्रश्न ये पूछ रहा है कि अंग्रेज द्वारा सैमन कमीशन को लाने का क्या उद्देश्य है। तो सबसे पहले पहला उद्देश्य यहाँ पे देख लीजिए, अंग्रेजों द्वारा सैमन कमीशन को लाने के लिए उद्देश्य निम्नलिखित थे। क्या क्या था, पहला कारण देख लीजिए, ये पहला कह रहा है कि 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की समीक्षा की जा सके। यानी कि 1919 के गवर्नमेंट जो एक्ट इंडिया था उसकी समीक्षा किया जा सके। दूसरा क्या है, यह सुझाव दिया जा सके कि भारतीय प्रशासन में कौन से नए सुधार लाया जा सके। तीसरा था, भारत में पैदा तत्कालीन राजनीतिक गतिरोध को दूर किया जा सके। उस समय क्या था कि भारत में जो तत्कालीन जो गतिरोध हो रहा था, यानी कि इधर उधर आंदोलन चल रहे थे, महात्मा गांधी पूरा देश में घूम रहे थे, लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तो इन सबको भी खत्म किया जा सके, इसलिए सैमन कमीशन को बनाकर 1927 में और 1928 में भारत को भेजा था। ठीक है, अगला देखिए एक प्रश्न और है, पूना पैक्ट। क्या है ये पूना पैक्ट? ये पूना पैक्ट क्या है वो देख लेते हैं। पूना पैक्ट क्या है, टिप्पणी लिखें, आपके प्रश्न पेपर में आ सकता है। जो पूना पैक्ट है ना, ये कह रहा है महात्मा गांधी ब्रिटिश नियमों के विरुद्ध जेल में रहते हुए अनिश्चितकाल उपवास रख लिया था। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया था, ब्रिटिश नियमों के विरुद्ध, यानी कि ब्रिटिश ने जो निर्णय लिया था उसके कारण महात्मा गांधी ने जेल में ही अनिश्चित उपवास रख लिया था, जिससे सारे देश में हलचल मच गई। जिससे क्या हुआ कि पूरे देश में हलचल मच गई। यानी कि महात्मा गांधी मान के लिए इतने जाने माने चेहरा थे और वो भूखे अगर जेल में हड़ताल में रहेंगे, अगर मृत्यु हो जाएगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, इसलिए पूरे देश में बहुत हलचल मच गई। ठीक है, अपने प्रिय नेता प्राण रक्षा के लिए मदन मोहन जो मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित के पृथक निर्वाचन की मार्ग छोड़ देने की आग्रह की। इस विषय पर दोनों पक्ष 25 सितंबर 1932 ईस्वी को एक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा गया। समझ रहे हो? तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो 25 सितंबर 1932 ईस्वी में एक समझौता हुआ, उसी को क्या कहा गया, पूना पैक्ट कहा गया। ठीक है, आगे हम देखिए क्वेश्चन है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। यानी कि आपको पता है कि 1920 में असहयोग आंदोलन चल रहा था और यानी कि और उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने ही यह फैसला क्यों लिया कि असहयोग आंदोलन को वापस लिया जा सके। तो इसके लिए प्रमुख कारण थे, क्या क्या कारण थे वो हम देखते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कारण तो ये था कि महात्मा गांधी जी, देखिए ये महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस ले जाने के निम्नलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे? पहला देखिए, चौरी चौरा घटना से गांधी जी परेशान हो उठे। यानी कि जो आपने देखा जो चौरी चौरी घटना, चौरा चौरी जो घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी कि पुलिस स्टेशन पर लोगों ने आग लगा दिया था, यानी पुलिस स्टेशन को ही आग के हवाले कर दिया था। उसी को मद्देनजर देखते हुए महात्मा गांधी बहुत ही आहत हो गए थे और इसलिए जिसने उन्हें विश्वास हो गया कि लोगों को अब अंसा मतलब कि रहा नहीं, मतलब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया, इस आंदोलन को ही बोला कि अब खत्म कर देंगे। दूसरा तो ये सोचने लगे कि यदि लोग हिंसक हो जाएंगे, यानी कि बहुत हिंसक हो गया था, पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया, तो महात्मा गांधी सोचने लगे कि लोग अब हिंसक हो चुके हैं, अंग्रेज सरकार भी उत्तेजित हो जाएगी, यानी कि अंग्रेज जो यहाँ पे है वो भी उत्तेजित हो जाएगी, तो निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे। यानी कि पुलिस के हवाले, यानी कि जो पुलिस चौकी था उसको आग के हवाले कर दिया, तो उससे क्या होगा कि अंग्रेज भी एग्रेसिव हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा और वो भी लोगों के ऊपर कार्रवाई करेगा, तो जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे, वो भी मारे जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों नहीं इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाए और अंततः ये असहयोग आंदोलन को 1920 में महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर कौन सा है? ये अगला प्रश्न है कि खिलाफत और असहयोग आंदोलन से क्या तात्पर्य है, इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम लिखो। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या है कि आपका जो असहयोग आंदोलन, यहां पे देखिए एक खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इन दोनों से क्या तात्पर्य है और इसके प्रमुख नेता कौन कौन थे। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि खिलाफत आंदोलन का। दो खिलाफत आंदोलन, दो अली भाइयों मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी दो हस्ती था, एक का नाम था मोहम्मद अली, एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरा का नाम था शौकत अली। 1919 ईस्वी में शुरू किया क्योंकि मित्र राष्ट्रों ने तुर्की को पराजित करके उसकी बहुत सी बस्तियों को आपस में बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से बसा लिया था और नेताओं ने अली भाइयों को पूर्ण साध लिया और सभी ने क्या किया, अली भाइयों को बोला। तो इसी को क्या किया, खिलाफत आंदोलन। और असहयोग आंदोलन क्या था, 1920 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के अत्याचार, पूर्ण व्यवहार, अन्यायपूर्ण वार्ता विरोध करने के लिए
महात्मा गांधी ने मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। देखिए असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। कारण क्या था कि जो आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके कारण में ही 1919 में जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ 13 अप्रैल 1919 को, और उस कारण में महात्मा गांधी ने पूरा देश को इकट्ठा करने के लिए एक असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। लेकिन जैसे ही चौरी चौरा हत्याकांड हुआ कहां पर, उत्तर प्रदेश में, तो महात्मा गांधी इसी से आहत होकर के 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को हटा दिया। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आगे है जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। तो यहां पे देखिए प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था तो निम्नलिखित कारण था। क्या क्या? पहला देखिए, ये जो प्रथम विश्व युद्ध हुए थे कब? प्रथम विश्व युद्ध 14 से 18 तक चला था, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली, ठीक है, साथ ही राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा था। दूसरा क्या कारण था कि अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछने बिना भारत के युद्ध में पार्टी बना दिया था। ठीक है, साथ भारत के साधनों अपने हित के धड़ल्ले से प्रयोग किया। इस भारतीयों में अंग्रेज के प्रति विरोध करने की जज्बा पैदा हुआ। ठीक है, यद्यपि मुस्लिम लोग अंग्रेजी सरकार की जो परंतु प्रथम महायुद्ध के घटनाओं के कारण इसे समीप आना पड़ा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में काफी सहायता मिली। ठीक है, चौथा, इस महायुद्ध के कारण मुस्लिम विशेषकर मुस्लिम लीग जो था अंग्रेज के विरुद्ध हो गए, क्योंकि महायुद्ध के समाप्ति के बाद मिस्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ बिल्कुल बुरा बर्ताव किया। समझिए। अगला देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की 4 सीमाओं का उल्लेख कीजिए। 4 सीमा देखिए क्या है। पहला देखिए, जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय समुदाय के बीच हदर अविश्वास माहौल बना हुआ था। क्या था? अविश्वास माहौल था। कांग्रेस कटे हुए मुसलमानों के एक तबका की संयुक्त के लिए तैयार नहीं था। भारत के विभिन्न धार्मिक नेताओं, जाति समूहों नेताओं ने अपनी अपनी मांग शुरू कर दी। यानी कि देखिए भारत में क्या थे, अलग अलग जाति के लोग रहते थे, अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, और सब ने कहने लगा कि वो अपने अपना मांग, जैसे मुस्लिम कह रहा कि हमें ये चाहिए, ठीक है, जैसे सिख हो गया, तो ये इस तरीके के होने लगे। तो वो सारे कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ठीक है, अगला देख लीजिए क्या है। हाँ, ये आपको जो है ना, ये मैंने आपकी बुक्स के निचोड़ करके आपके जो ये पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लाया हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही आपके आने वाले क्वेश्चंस पेपर में आ सकता है। ठीक है, देखिए कांग्रेस के 3 गरम दल के नेताओं का नाम लिखिए। देखिए कांग्रेस ने 1905 ईस्वी में कांग्रेस 2 पार्टी में बढ़ गए थे, एक नरम दल और एक गरम दल। ठीक है, तो जो गरम दल के जो नेता थे, गरम दल के जो नेता थे वो कौन कौन थे देख लीजिए। एक तो थे बाल गंगाधर तिलक, दूसरा से लाला लाजपत राय, तीसरा थे विपिन चंद्र पाल, और इसी को बोला जाता है लाल बाल पाल। ठीक है, तो 3 का यानी लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, ये किसके नेता थे? ये तीनों थे गरम दल के नेता। ठीक है, समझिए। आगे प्रश्न देखिए क्या है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब और कहां रखी गई। अब यहां पे देखिए भारत में तो पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों एक ही हुआ करते थे, और उस समय जो महात्मा गांधी के दोस्त हुआ करते थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो उस स्थिति में क्या था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कहने लगे कि कांग्रेस पार्टी में 2 धड़ में बढ़ गए, एक नरम दल एक गरम दल, और फिर दोबारा दोनों में पेचअप हो गया था कहां? 1907 ईस्वी में। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या है कि पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग द्वारा कब किया गया था, तो ये 1940 ईस्वी में अपने लाहौर अधिवेशन, एक लाहौर में अधिवेशन हो रहा था जिसमें कि मुस्लिम लीग ने ये कहा कि हमें एक पाकिस्तान अलग से देश बना दिया जाए जहां पे सारे मुस्लिम रह सके। अब प्रश्न अगला है कि अंग्रेजों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया। तो देखिए आजाद हिंद का जो फौज का गठन किया गया था वो किया गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 23 जनवरी 1923 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अंग्रेज के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का ही गठन किया गया था। ठीक है, अगला देखिए क्या है। अगला प्रश्न है लोगों को एकजुट करने के लिए राष्ट्रवादी नेता किस प्रकार के चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग करते थे। तो यहां पे देखिए राष्ट्रवादी नेताओं ने, जो राष्ट्रवादी नेता थे, भारत के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने के लिए विभिन्न प्रतीकों और चिन्हों का प्रयोग किया। क्या किया? बंगालों में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा हरा, पीला और लाल तैयार किया गया था। यानी कि बंगाल में जो तिरंगा झंडा का उपयोग किया गया था, वहां पे जो झंडा का कलर था हरा था, पीला था और लाल था, तैयार किया गया, जिसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के प्रतिनिधित्व करते हुए कमल के 8 फूल और हिंदुओं व मुसलमानों के प्रतिनिधित्व करता एक अर्ध दर्शायन था। महात्मा गांधी जी भी स्वराज झंडा तैयार कर लिया, यह भी सफेद, हरा और लाल। ठीक है, महात्मा गांधी के स्वराज का झंडा भी तैयार हो गया था, और ये कैसे था? सफेद था, हरा था और लाल रंग का तिरंगा था। इसके माध्यम से गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने क्या था? चरखे में महत्व दी, यानी कि चरखा भी उस समय झंडे के जो आप अभी देख रहे हो ना 3 कलर के झंडा बीच में, तो उस समय चरखा भी था। ठीक है, आगे देखिए और क्या है। उपनिवेशों में राष्ट्रवाद की उदय प्रक्रिया, उपनिवेशवाद, विरोध और आंदोलन से जुड़ी क्या क्या बातें थी उसको हम जान लेते हैं। तो यहां पे देखिए क्या है। पहली बात, उपनिवेशवाद, विरोध, आंदोलन उपनिवेशों में उत्पीड़न और दमन के साथ गहराई से जुड़ा हुआ था। ठीक है, तो अब यहां पे क्या था? किसी भी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एकता के बिना
था, अलग अलग लोगों के अलग अलग हित, सबकी और समस्याएं थी, आजादी के सबके अपने मायने थे, ठीक है। परंतु राष्ट्र के उदय के साथ औपनिवेशिक शासकों के साथ ढंग ही बदल गया। राष्ट्रवाद ने समाज के सभी तबकों को अपनी निजी समस्याओं से ऊपर उठकर देश के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी, ठीक है। यानी कि लोग कहते थे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, या मुझे ये राष्ट्र मतलब कि ये प्रांत चाहिए, तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा है कि आप ना अपनी निजी स्वार्थ को भूल करके एक राष्ट्र की निर्माण ने, राष्ट्रवाद के ने समाज के सभी तबकों को अपनी निजी समस्याओं से ऊपर उठकर देश के लिए आप प्रेरणा दें, यानी कि देश के लिए कुछ काम करें, ठीक है। अगला यहाँ पे देखिए क्या है कि प्रश्न ये कह रहा है कि पहले विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। यानी कि पहले जो प्रथम विश्व युद्ध जब हो रहा था तो उस समय भारत ने किस प्रकार विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो देखिए आपको पता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 के बीच। प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में निम्नलिखित योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर कब हुआ, 1918 तक चला। इस काल में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिली, साथ ही साथ राष्ट्रीय राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने भारतीयों से पूछे बिना, अंग्रेजों ने भारतीय से पूछे बिना भारत को युद्ध में पार्टी बना दिया, ठीक है, यानी कि युद्ध को पार्टी बना दिया। साथ साथ के भारत के संसाधनों अपने हित के लिए धड़ल्ले से प्रयोग भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति विरोध करने की जज्बा पैदा हो गई। यानी कि बिना भारतीय को पूछे ही अंग्रेजों ने क्या किया कि वहां चलो भाई युद्ध करने, युद्ध हो रहा है और वहां पे युद्ध में तुम भाग लेना, ठीक है, जिससे कि और लोगों में ये मतलब अंग्रेजों के प्रति ईर्ष्या पैदा हो गया। अब यहाँ पे देखो, यद्यपि मुस्लिम लीग अंग्रेजी सरकार की, परंतु प्रथम महायुद्ध की घटनाओं के कारण कांग्रेस समीप आना पड़ा, जिससे राष्ट्रीय आंदोलन में काफी सहायता मिली। इस महायुद्ध के कारण मुस्लिम, विशेषकर मुस्लिम लोग लीग अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, जो मुस्लिम लीग थे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। महायुद्ध की समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए क्या है, भारत के रॉलेट एक्ट के विरोध क्यों थे, आपको ये बता ही दिया रॉलेट एक्ट के विरोध क्यों था, क्योंकि एक ऐसा कानून था जिसमें कि भारतीय लोगों को कोई भी हित के लिए नहीं था, कोई भी भारतीय लोग अगर कुछ बोल सकते थे तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती थी और उसके लिए वो कुछ भी नहीं बोल सकता था। ये रॉलेट एक्ट था। अब अगला प्रश्न करें कि महात्मा गांधी आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। तो आपको बता ही दिया कि महात्मा गांधी ने 1900 यानी कि जैसे चोरा चोरी घटना के कारण हुआ, चोरा चोरी पुलिस स्टेशन पे आग लगा दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने आहत होकर इन लोगों ने सोचा कि लोग बहुत अब हिंसक हो गए और जब हिंसक हो गए तो तोड़ फोड़ मचाने शुरू हो जाएगा और अंततः अंग्रेज भी उत्तेजित हो जाएगा, जिसके कारण जो आम पब्लिक है वो मारे जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि असहयोग आंदोलन को क्या किया जाए, वापिस ले लिया जाए, ठीक है। तो ये कारण था। अगला देखिए क्या है, अगला यहाँ पे देखिए सत्याग्रह के विचार का मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखिए जो सत्याग्रह है ये क्या है, सत्य की शक्ति पर आग्रह के और सत्य की खोज पर जोर। यानी सत्याग्रह का मतलब बताएं सत्य की शक्ति पर, यानी कोई भी झूठा नहीं बोला जाएगा और सत्य की खोज हो, ठीक है। प्रतिशोध या बदले की भावना के बिना संघर्ष, यानी कि मान लीजिए वो 2 थप्पड़ मार दिया तो ये नहीं कि हम उसका बदला लेंगे। सत्याग्रह का मतलब ये होता है। अहिंसा के बल पर संघर्ष विजय प्राप्त, यानी कि हिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए और हिंसा यानी कि अगर वो मार दे तो हम थप्पड़ खा लेंगे, लेकिन उसके बदले हम उसे पलटकर थप्पड़ नहीं मारेंगे, वो है अहिंसा के बल पर। उत्पीड़क शत्रु नहीं अपितु सभी को हिंसा की अपेक्षा सत्य को स्वीकार करने पर विश्वास करना, यानी कि आपको अहिंसक नहीं बनना है, सत्य पर विश्वास रखना है, वही है सत्याग्रह, ठीक है। अगला देखिए क्या है, यहाँ पे आपसे कुछ बोल रहा है कि निम्नलिखित अखबार के लिए रिपोर्ट लिखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन। मैं आपको छोटा आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि यहाँ पे कहाँ पर, पंजाब के अमृतसर में 2 नेता थे, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा नाम था क्या, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम देखिए यहाँ पे, ये दोनों नेता क्या कर रहे थे, वहां पर लोगों को बता रहे थे किसके बारे में, रॉलेट एक्ट के बारे में कि ऐसा हुआ और अंग्रेज जो थे उन्होंने उसके ऊपर क्या कर दिया, ए ह्यूम था, उन्होंने उनके ऊपर हमले कर देने की गोलियां चलवा दिए गए थे, ठीक है, जिसमें कि हजारों लोगों को जान चली गई थी, ठीक है। हाँ, अगला यहाँ पे देखिए क्या है, अब हाँ साइमन कमीशन के बारे में आपको बताया ही। साइमन कमीशन 1927 में लागू किया गया था, जिसमें कि बनाया गया था और 1928 में भारत भेजा गया था और उसमें एक भी भारतीय लोग नहीं थे और भारत के पक्ष में कोई नहीं था और भारत का जो स्वराज था उसके लिए उनने स्वराज की हनन, स्वराज देने की कोई बात उसमें नहीं कही गई थी, जिसके कारण भारत में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे थे, ठीक है। तो ये 1928 ये वाला भी हो ही गया आपका। अगला देख लीजिए और क्या बोल रहा है यहाँ पे। अगला देखिए यहाँ पे ये सत्याग्रह का मूल्यम क्या था। ये सत्याग्रह आपको बताई दिया, सभी सामाजिक समूह स्वराज के प्रति अवधारणा को प्रभावित नहीं किए थे। अब आपको ये सारी बातें मैंने बताई दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये अगला पॉइंट
है ना। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को ही मुख्य हथियार क्यों माना? देखिए, नमक को इसलिए माना था क्योंकि सभी के लिए मूलभूत अधिकार है, यानी कि भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो बिना नमक के व्यक्ति को जीवित हो सकता है। इसके अलावा कि भारत में प्रकृति ने हमें नमक दिया है, यानी कि हमें प्रकृति से हम नमक बना सकते हैं और हमारी भारतीयों के अंदर कला है नमक बनाने की, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने क्या किया था, नमक के ऊपर टैक्स लगाने की कोशिश की थी, टैक्स लगा दिया गया था, जिसके कारण महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नमक को ही मुख्य हथियार बनाया, क्योंकि नमक के बिना जीवन नहीं है और नमक हर किसी को उपयोग में लाता है। ठीक है, यानी कि हर कोई व्यक्ति नमक इस्तेमाल करता ही करता है। ठीक है, ये था। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।